Good morning to all of you students. सिक्योरिटीज़ मार्केट ऑपरेशन, जिसमें कि आपका 4th यूनिट चल रहा है। 4th यूनिट में जो टॉपिक आपका चल रहा है वो है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने यही टॉपिक डिस्कस किया था, जिसमें कि आपका ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाया था, कुछ इसमें पॉइंट्स रह गए थे। आज की प्रेजेंट क्लास में हम लोग यही टॉपिक आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और ये आपका 4th यूनिट का लास्ट टॉपिक है। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो आपका लास्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा और आपका ये सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो हम लोग स्टडी कर रहे थे रेगुलेशन रिगार्डिंग इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन अंडर कंपनीज एक्ट 2013, जिसमें कि सम ऑफ द प्रोविजंस टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 आर डिस्कस्ड हियर अंडर। कंपनीज एक्ट 2013 के कुछ प्रावधान हैं जिसके तहत इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है। वो कौन कौन से रेगुलेशन से, कौन कौन से प्रोविज़न से प्रावधान है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपका एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, हिंदी में जमा की स्वीकृति। हिंदी में जमा की स्वीकृति। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। क्या है ये? द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम द जनरल पब्लिक इज नॉट परमिटेड अंडर द एक्ट एंड वायलेशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन इज अ पनिशेबल ऑफेंस। ये जो आपका एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट है, मीन्स ये जो कंपनीज एक्ट 2013 है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग जमा की स्वीकृति मीन्स एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द जनरल पब्लिक इज़ नॉट परमिटेड। मीन्स कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो जनरल पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने की परमिशन नहीं देता है एंड वायलेशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविज़न इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस। और अगर कोई कंपनी या कॉरपोरेट कोई इस प्रावधान का, इस प्रोविज़न को वायलेट करती है, मीन्स इस नियम को फॉलो नहीं करती है, तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस होता है, मीन्स वो एक दंडनीय अपराध माना जाता है। सेक्शन 73 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट नो कंपनी शैल एक्सेप्ट और रिव्यू डिपॉजिट अंडर दिस एक्ट फ्रॉम द पब्लिक एक्सेप्ट in a manner recognized under Chapter 5 of the Act and Companies Acceptance of Deposit Rule 2014। Means Companies Act 2013 की जो सेक्शन 73 है उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि कोई भी कंपनी पब्लिक से किसी भी तरह का डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, मीन्स किसी भी तरह की जमा स्वीकार नहीं कर सकती, और एक्सेप्ट कुछ केसेस हैं जिसमें वो स्वीकार कर सकती है, जो कि आपका अंडर चैप्टर 5 ऑफ द एक्ट मीन्स इस एक्ट के चैप्टर 5 में दिया हुआ है और कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल 2014 में मेंशन है। मीन्स चैप्टर 5 इंडियन कंपनीज एक्ट के चैप्टर 5 और कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल 2014 के अलावा जो उसमें प्रावधान दिए गए, उन प्रावधानों के अलावा कोई भी कंपनी किसी भी जनरल पब्लिक से मीन्स किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का जमा डिपॉजिट स्वीकार नहीं कर सकती अंडर द सेक्शन 73 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। ओके, क्लियर है? मीन्स 2013 एक्ट
जो है वो आपका वो किसी भी तरह की जमा की स्वीकृति प्रदान नहीं करती। मीन्स कोई भी कंपनी जो है वो जनरल पब्लिक से किसी भी तरह का डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और जो आपका चैप्टर 5 इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के जो चैप्टर 5 में जो रूल्स दिए हैं और जो कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट में जो रूल 2014 में जो प्रोविजंस दिए गए हैं, सिर्फ उन प्रोविजंस को छोड़कर कोई भी जो कंपनी है वो जनरल पब्लिक से किसी भी तरह का डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अगर कोई भी कंपनी इस नियम को तोड़ती है या वायलेट करती है या इस प्रोविज़न को नहीं फॉलो करती है तो वो कंपनीज एक्ट 2013 के तहत एक पनिशेबल ऑफेंस माना जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट जो है आपका सेकेंड टॉपिक है वो है मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। सेकेंड जो प्रोविज़न है वो है मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, हिंदी में प्रविवरण में गलत विवरण, प्रविवरण में गलत विवरण। ओके, स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? ए प्रोस्पेक्टस इज अ रिटन स्टेटमेंट issued by the company to the general public containing brief information regarding company's profile and their investment proposals। प्रोस्पेक्टस क्या होता है पहले हम लोग ये जानते हैं। प्रोस्पेक्टस एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि कंपनी इशू करती है जनरल पब्लिक के लिए। इस रिटन स्टेटमेंट में कंपनी के प्रोफाइल की और उसके इन्वेस्टमेंट प्रपोजल की एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन दी होती है। मीन्स प्रोस्पेक्टस प्रविवरण एक लिखित विवरण है जिसमें कि कंपनी अपने जनरल पब्लिक को, जो कि कंपनी जनरल पब्लिक सामान्य जनता को जारी करती है, जिसमें कि उस पर्टिकुलर कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, उसके इन्वेस्टमेंट प्रपोजल के बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन मेंशन होती है। क्लियर है? मीन्स प्रोस्पेक्टस के थ्रू कोई भी जो इन्वेस्टर्स है या जनरल पब्लिक है वो किसी भी कंपनी के उसके बारे में उनको नॉलेज हो सकता है कि वो पर्टिकुलर कंपनी क्या है, कैसी, किस चीज़ का बिजनेस करती है और इसके इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स कैसे हैं। उस बेसिस पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो जनरल पब्लिक होते हैं, वो अपने मनी को इन्वेस्ट करने का डिसीज़न लेते हैं। क्लियर है? सेक्शन 34 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 deals with the criminal liability for misstatement in the prospectus issued by a company। कंपनीज एक्ट 2013 का जो सेक्शन 34 है वो ये बताता है कि अगर कोई भी कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस में, मीन्स जो कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस जनरल पब्लिक को इशू करती है, तो कोई भी कंपनी अगर अपने प्रोस्पेक्टस में किसी भी तरह का मिस स्टेटमेंट करती है, मीन्स किसी भी तरह का गलत विवरण देती है, तो ये कंपनी के लिए एक क्रिमिनल लाइबिलिटी माना जाएगा और जो कि एक ऑफेंस है। मीन्स अगर कोई भी कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस में किसी भी तरह की गलत चीज़ें लिखेंगी तो वो एक क्राइम माना जाएगा। ठीक है? The prospectus issued, circulated or distributed include any statement which is untrue or misleading in form or context to induce people to make an investment shall be liable for action under section 447। प्रोस्पेक्टस जो कि कंपनियां इशू करती हैं, जिसे सर्कुलेट करती हैं और जिसे जनरल पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, उस प्रोस्पेक्टस में अगर किसी भी तरह की कोई झूठ बातें कही गई हैं या कोई ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है जिससे कि पीपल को एनकरेज किया गया है इन्वेस्टमेंट करने के लिए,
तो ऐसी कंपनी जो है वो अंडर सेक्शन 447 के तहत लाइबल मानी जाएगी और उसके पनिश किया जाएगा, मीन्स उसे पेनल्टी पे करनी होगी, क्योंकि इस तरह से कोई भी कंपनी प्रोस्पेक्टस में गलत विवरण दे करके किसी भी इन्वेस्टर्स को मिसगाइड नहीं कर सकती। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट जो प्रोविज़न है वो है फ्रॉड्यूलेंटली इंड्यूसिंग पर्सन टू इन्वेस्ट मनी। हिंदी में धोखे से व्यक्ति को निवेश के लिए प्रेरित करना। धोखे से व्यक्ति को निवेश के लिए प्रेरित करना। ओके, ये क्या है, स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 36 ऑफ द एक्ट deals with the punishment of the person who intentionally or recklessly induces the investor to make the investment through any agreement for the purpose or the pretended purpose of which to secure a profit. Okay? सेक्शन 36 जो कि आपका इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 का जो सेक्शन 36 है वो ये कहता है कि कोई भी ऐसा पर्सन व्यक्ति जिसने इंटेंशनली और रेकलेसली मीन्स जिसने जानबूझकर या फिर किसी गलत तरीके से किसी भी इन्वेस्टर्स को इंड्यूस किया हो, मीन्स उसे प्रेरित किया हो किसी भी तरह का ऐसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए जिससे कि उसे प्रॉफिट हो सके, लाभ हो सके, तो ऐसे पर्सन को कंपनीज एक्ट सेक्शन 36 के अकॉर्डिंग पनिश किया जाता है। मीन्स कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने किसी भी इन्वेस्टर्स को जानबूझकर या फिर उसको किसी भी तरह बाध्य करके या किसी भी तरह उसे धोखे से उसे बाध्य किया है, उसे प्रेरित किया है कि वो अपने पैसे को इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करे थ्रू एन एग्रीमेंट, किसी भी एग्रीमेंट के थ्रू उसे बाध्य किया है अपना लाभ कमाने के लिए, तो ऐसे पर्सन को पनिश किया जाता है अंडर सेक्शन 447 के थ्रू। मीन्स ऐसा पर्सन जो है वो सही तथ्य छिपाने के जुर्म में अंडर सेक्शन 447 के तहत पनिश किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। हिंदी में लाभांश का भुगतान न करना। हिंदी में लाभांश का भुगतान न करना। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। Declaration of the dividend is usually one of the items of agenda of every AGM. AGM means Annual General Meeting. तो डिविडेंड को डिक्लेयर करना मीन्स लाभांश को घोषित करना, ये हर एजीएम, एवरी एजीएम का ये एक एजेंडा है, ये मेन पॉइंट है, मेन ऑब्जेक्ट है। मीन्स हर एनुअल जनरल मीटिंग का मेन ऑब्जेक्ट यही होता है कि डिविडेंड को डिक्लेयर करना, मीन्स लाभांश को इन्वेस्टर्स के लिए घोषित करना। The dividend is nothing but profits earned by the company and divided among shareholders in proportion to the amount paid up shares held by them. That is to say, return on the investment made by shareholders. डिविडेंड क्या है? लाभांश इज नथिंग, डिविडेंड कुछ नहीं है बल्कि कंपनी द्वारा अर्न किया गया प्रॉफिट है, मीन्स
कंपनी द्वारा अर्जित किया गया लाभ है जिसे कंपनी अपने शेयर होल्डर्स में, अपने अंशधारियों में उस प्रोपोर्शन में बांटती है। मीन्स जिस प्रोपोर्शन में जो अंशधारी ने जितना शेयर्स लिया है, जितना शेयर्स पे अमाउंट पे किया है, उस प्रोपोर्शन में कंपनी अपने इन्वेस्टर्स मीन्स अपने शेयर होल्डर्स में उस लाभ को, उस प्रॉफिट को, जिसे कि हम लोग डिविडेंड कहते हैं, उसे डिस्ट्रीब्यूट करती है। डैट इज टू से रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द शेयर होल्डर, जिसे कि हम लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, जो कि शेयर होल्डर्स द्वारा बनाया जाता है। मीन्स शेयर होल्डर्स को उनकी मनी को जो वो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, जो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस इन्वेस्टमेंट पर जो रिटर्न मिलता है, उनको बदले में जो प्रतिफल मिलता है, उसे हम लोग लाभांश कहते हैं। क्लियर है? The section 125 of the Act provides for the establishment of Investors Education and Protection Fund by the central government. कंपनीज एक्ट 2013 का जो सेक्शन 125 है वो आपका इन्वेस्टर्स के लिए एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्थापित किया गया है। मीन्स कंपनीज एक्ट 2013 का जो सेक्शन 125 है वो ये बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्वेस्टर्स के एजुकेशन के लिए एंड उनके प्रोटेक्शन के लिए एक फंड इस्टेब्लिश किया है। दिस फंड इज क्रेडिटेड विद द अनपेड अनक्लेम्ड अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी, मैच्योर्ड मनी और मैच्योर्ड डिपॉजिट्स। ये जो फंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्रेडिट किया है, इस्टेब्लिश किया है, इस फंड में जो पैसा होता है वो कौन सा पैसा होता है? जितने भी अनपेड अमाउंट है एप्लीकेशन मनी के, जितने की अनक्लेम अमाउंट है, इसके अलावा जो मैच्योर्ड मनी है, जो मैच्योर्ड डिपॉजिट्स है, वो सारी चीज़ों का इस फंड में पैसा होता है। क्लियर है? Such accumulation of the fund are to be utilized for promotion of investors awareness and protection of investor interest. ये जो फंड का जो पैसा होता है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, इस फंड का जितना भी एक्यूमुलेशन होता है, मीन्स जितने भी इकट्ठा किए गए जो फंड है, इसे यूटिलाइज किया जाता है इन्वेस्टर्स के अवेयरनेस और उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। मीन्स ये जो फंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है, उस फंड का जो पैसा होता है, वो मनी जो होता है वो इन्वेस्टर्स के अवेयरनेस को प्रमोट करने के लिए और इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस फंड का पैसा यूज़ किया जाता है। क्लियर है? सेक्शन 123 of the Act state that the dividend should be credited in investors' account within 5 days after the declaration. सेक्शन जो 123 है कंपनीज एक्ट 2013 का, वो ये कहता है कि जब भी कंपनी अपने डिविडेंड को डिक्लेयर करती है, जिस दिन कंपनी जिस डेट को जिस दिन अपने डिविडेंड को डिक्लेयर करती है, उस डिक्लेयर के डेट से 5 दिनों के अंदर, विद इन 5 डेज, 5 दिनों के अंदर कंपनी को उनके इन्वेस्टर्स के अकाउंट में डिविडेंड को क्रेडिट करना कंपल्सरी होता है। मीन्स सेक्शन 123 कंपनी को ये आदेश देती है कि कोई भी कंपनी जिस दिन लाभांश घोषित करती है, उस दिन से 5 दिन के अंदर अंदर उसे डिविडेंड को, उसे लाभांश को अपने इन्वेस्टर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, मीन्स क्रेडिट कर देना चाहिए। क्लियर है?
तो ये था आपका पॉइंट, नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ये डिविडेंड से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस थे इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट प्रोविजन है आपका, नेक्स्ट एंड लास्ट, राइट टू डिमांड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। राइट टू डिमांड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हिंदी में वित्तीय विवरण, वित्तीय विवरण को मांगने का अधिकार। वित्तीय विवरण को मांगने का अधिकार। ओके, स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? सेक्शन 136 of the Act provides for the right of a member to obtain copies of balance sheet and auditor's report. Section 136 means Companies Act 2013 का सेक्शन जो 136 है वो ये बताता है कि कंपनी के जितने भी मेंबर हैं उनको ये अधिकार है कि वो कंपनी के बैलेंस शीट और कंपनी के ऑडिटर्स रिपोर्ट को मांग सके या प्राप्त कर सके। मीन्स सेक्शन 136 के अकॉर्डिंग कंपनी के सभी मेंबर को ये अधिकार दिया गया है कि वो जब चाहे कंपनी के बैलेंस शीट और कंपनी के ऑडिटर्स रिपोर्ट को देख सकते हैं, ठीक है, उसे मांग सकते हैं और उसे प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है? In the case of default complying with this requirement, the company shall be liable for a penalty of 25 rupees, and the authorized officer who is in default shall be liable for a penalty of 5,000 rupees. ओके, तो ये तो पता चल गया कि सेक्शन 136 क्या बोलता है कि हर मेंबर को कंपनी के बैलेंस शीट और ऑडिटर रिपोर्ट्स मांगने का, प्राप्त करने का अधिकार है। तो इन द केस ऑफ डिफॉल्ट, अगर कोई भी कंपनी डिफ़ॉल्ट कर जाती है इस केस में, या कोई भी कंपनी अपने मेंबर्स को बैलेंस शीट या ऑडिटर्स रिपोर्ट को देने से मना कर देती है या उसमें किसी भी तरह की चूक कर जाती है, तो ऐसी कंपनी जो होती है उसे पेनल्टी पे करना होता है 25 रुपीज़। मीन्स ऐसी पर कंपनी लाइबल होती है 25 रुपीज़ पेनल्टीज़ के। और द ऑथराइज्ड ऑफिसर, और जो ऑफिसर इस काम में इन्वॉल्व रहता है, मीन्स जिस ऑफिसर ने कंपनी के बैलेंस शीट को, ऑडिटर्स रिपोर्ट को मेंबर को देने से इनकार किया, मीन्स नहीं दिया जिसने, वो ऑफिसर लाइबल होता है फॉर अ पेनल्टी ऑफ 5,000 रुपीज़। मीन्स उस ऑफिसर्स को 5,000 रुपया दंड के रूप में देना होता है, पेनल्टी के रूप में उसे देना होता है। क्लियर है? मीन्स कोई भी कंपनी जो अपने किसी भी मेंबर को कंपनी की बैलेंस शीट या फिर उसके ऑडिटर रिपोर्ट को देने से मना कर देती है या इसमें डिफ़ॉल्ट कर जाती है, तो ऐसी कंपनी को 25 रुपये पेनल्टी देना होता है। और जो ऑफिसर इस काम में इन्वॉल्व रहता है, मीन्स जिसने मना किया है, उसे 5,000 रुपया जुर्माना देना होता है। क्लियर है? Besides this, investor has the option to proceed against the company or its authorities in a court of law under the guidelines determined under section 436 of the Act. इसके अलावा ये जो पेनल्टी है, इस पेनल्टी के अलावा हर इन्वेस्टर्स को ये राइट है, ये अधिकार है कि इस ऐसे मामले में वो कंपनी के अगेंस्ट किसी भी कोर्ट में जाकर के केस फाइल कर सकती है, जिसके लिए कंपनी एक्ट 2013 के 436 में जो भी गाइडलाइंस दिए गए हैं उसे वो फॉलो करके
कोई भी इन्वेस्टर्स कंपनी के अगेंस्ट कोर्ट में फाइल कर सकती है, मीन्स कोर्ट में अपनी बातें कह सकती है। क्लियर है? तो ये था आपका नेक्स्ट डिमांड, लास्ट प्रोविज़न था वो आपका। अब एक कंक्लूज़न है, मीन्स जो भी हमने अब तक स्टडी किया इन्वेस्टर प्रोटेक्शन अंडर कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, अब उसका एक मैंने कंक्लूज़न भी बनाया है, जो कि अगर आप क्वेश्चन पूछता है आपसे ये और उसमें लास्ट में अगर ये आप कंक्लूज़न दे दोगे तो आपका आंसर फुल आंसर माना जाएगा, वो पूरा कंप्लीट होगा और उसमें आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कंक्लूज़न। इसे हिंदी में निष्कर्ष बोलते हैं। Therefore, it can be summarized that the enactment of Companies Act 2013 is proved to be a transitional reform in Indian corporate sector, especially with emphasizing focus on regulating regarding protection of investors' interest and creating transparency in working environment from the top to bottom level of management। इसलिए ये मीन्स निष्कर्ष के रूप में ये कहा जा सकता है कि कंपनीज एक्ट जो 2013 है वो उसने प्रूफ किया है, मीन्स उसने एक इंडियन कॉरपोरेट सेक्टर में एक रिफॉर्म को लाया है, एक परिवर्तन को लाया है, स्पेशली जिसमें कि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को मीन्स निवेशकों की हितों की पूरी तरह से रक्षा की गई है, मीन्स उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया गया है। एंड क्रिएटिंग ट्रांसपेरेंसी इन वर्किंग इन्वायरमेंट फ्रॉम द टॉप टू बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट। और ये जो एक्ट है आपका 2013, इस एक्ट के अकॉर्डिंगली कंपनी का जो वर्किंग इन्वायरमेंट है फ्रॉम द टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक मैनेजमेंट का, उन सब में ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन किया गया है, मीन्स किसी तरह की उसमें कोई धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। एंड बाय एलिमिनेटिंग डिफरेंट हाइडन हर्डल विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हाइंडर्स द फंक्शनिंग ऑफ अ कंपनी। और इसके अलावा उन सभी हाइडन हर्डल को अवॉइड किया गया है, मीन्स उन सभी छिपी हुई जो भी समस्या है उनको एलिमिनेट किया गया है, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी के फंक्शंस को प्रभावित करते हैं, मीन्स कंपनी के कार्य को जो प्रभावित करते हैं। ओके, टू अफोर्ड एडिक्वेट प्रोटेक्शन टू इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट, द कंपनी लॉ हैज़ टू ऑपरेट विद द डिफरेंट लीगल लेजिस्लेशंस। इसके अलावा इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को पूरी तरह से एक एडिक्वेट तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी लॉ ने बहुत सारा डिफरेंट लीगल लेजिस्लेशंस हैं, प्रोविजंस है, रेगुलेशंस है, जिसके थ्रू इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को सिक्योरिटीज़ मार्केट में प्रोटेक्ट किया जाता है। क्लियर है? तो ये था आपका मेन कंक्लूज़न। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन अंडर कंपनीज एक्ट। और इसी टॉपिक के साथ आपका लास्ट यूनिट भी 4th यूनिट कंप्लीट हुआ और आपका सिक्योरिटीज़ मार्केट ऑपरेशन सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपकी सिक्योरिटीज़ मार्केट ऑपरेशन की लास्ट क्लास है। ओके, सो ऑल ऑफ यू, अब आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम्स की तैयारी करिए, प्रिपरेशन करिए, अच्छे से पढ़िए, जो कि आपका 15 जुलाई से एग्ज़ाम है। तो मन लगा करके पढ़िए, अच्छे से एग्ज़ाम्स दीजिए। ओके, और अच्छे मार्क्स लाइए। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। ओके, माई बेस्ट विशेस इज़ ऑलवेज विथ यू ऑल। ओके, द क्लास इज़ ओवर।